आ जाइए, पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा था। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। धरती पर जो जीव होते हैं वो भोजन कितने तरीके से प्राप्त करते हैं? 2 तरीके से, या तो वह स्वपोषी होंगे या तो परपोषी। समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। स्वपोषी वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में पादप आते हैं और जीवाणु भी आते हैं। हालांकि हम जानते हैं जो स्वपोषी होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी। और दूसरा क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं जो रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आते हैं, जो रासायनिक पदार्थों का निर्माण करके क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं रसायन संश्लेषी। तो जीवाणु आ जाता है आपका रसायन संश्लेषी में, पेड़ पौधे आ जाते हैं प्रकाश संश्लेषी में। दूसरा आ जाता है परपोषी, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते भाई मेरे परपोषी। जितने भी जंतु आते हैं, जितने भी जंतु हैं वो सब के सब कहां आते हैं? वो सब के सब परपोषी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको एक भी एग्जांपल बाय द वे नहीं याद आता है कि परपोषी में कौन आता है, तो सभी जंतु। अब कहेंगे सर जंतु कैसे पहचानेंगे? भाई तो जो अपना भोजन नहीं बना पाता। देखिए हम भोजन पकाते हैं, हम बात करेंगे, इसीलिए आप जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो आप अगर जैसे सीता खाना बना रही तो आप मेक नहीं लगाते, आप वहां कुक का प्रयोग करते हैं। तो वो खाना पकाती है, खाना बनाती नहीं है। तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हम अपना भोजन पकाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। भाई कुछ भी आप खाते हो उसका जो उत्पाद है वो मुख्य रूप से पेड़ पौधों से ही मिला है। तो हमें आज समझना है किसके बारे में? पोषण के प्रकार तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमें समझना है स्वपोषी, जो कि आपका मुख्य टॉपिक है। स्वपोषी किसे कहते हैं? एक प्रोसेस इसी में और पढ़ लेंगे हम, स्वपोषण। बेटा बिल्कुल भी आसान टॉपिक है ना, बड़ा नहीं लेना। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी जीव द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया, मतलब जब वो भोजन का निर्माण करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। परपोषी भोजन बनाता है तो परपोषण। लेकिन आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? हमें मुख्य रूप से पढ़ना है स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषी में एक प्रक्रिया हमें पढ़नी है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का नाम है बेटा प्रकाश संश्लेषण, जो कि आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। शुरू करते हैं आज जबरदस्त क्लास को, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है? आपने बचपन से सुनते आए, आप 6-5 में आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आपके पढ़े होंगे आपने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पूरे पृथ्वी पर भोजन बनता है। ना केवल भोजन बनता है बल्कि वायुमंडल को साफ भी किया जाता है। आपने जब वृक्षारोपण करते होंगे तो आपने जगह जगह देखा होगा, लिखा होगा एक लाइन की एक वृक्ष 100 पुत्र समान। कभी देखा है ऐसी लाइन? बिल्कुल। उसका मतलब क्या होता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के जितना काम कर सकता है। कैसे कर सकता है समझने की कोशिश करिए। एक तो वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, बात नंबर 1। दूसरा वो क्या करता है भाई? वायुमंडल जो हम कार्बन, जंतु क्या करते हैं? जंतु कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जंतु कितने हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा भी देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? और साथ ही साथ उसको हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, जिसको हम प्राण वायु के नाम से जानते हैं। श्वसन के दौरान हम किस गैस को ग्रहण करते हैं भाई? ऑक्सीजन। दे कौन रहा है? कोरोना के दौरान हमें समझ में आ गया कि पेड़ कितने वैल्यूएबल है, कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा ऑक्सीजन कितना महंगा मिल रहा था, सांसें बिक रही थी। एक तरीके से समझ लीजिए लोग सांस खरीद रहे थे कि भैया 2-4-10 घंटा हम जी लें, ऑक्सीजन सिलेंडर इतना महंगा था। तो आज वही हमें समझना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसकी परिभाषा तो आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है इसका? तो वो होता है बेटा CO2 प्लस H2O एरो, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। मुख्य रूप से जिन्होंने ये समझ लिया वो परिभाषा तो क्रिएट कर देंगे, बना देंगे। यहां क्या होता है? सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। सूर्य का प्रकाश, ये एरो, कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तीर के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसका मतलब होता है उपस्थिति।
मतलब उपस्थिति, किसके रहने पर प्रक्रिया या अभिक्रिया हो रही है। अगर कभी भी किसी में अभिक्रिया में ऐसा हो कि ना हो, कुछ भी तीर के ऊपर ना लिखा हो, एरो के ऊपर ना लिखा हो, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मतलब वहां पे वायु है। जहां पे कुछ नहीं बेटा वहां पे क्या होती है, वायु होती है। केमिस्ट्री में अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो वायु के संपर्क में अभिक्रिया हो रही है। नीचे क्या होता है, पौधों में पाया जाता है CHL, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, परिभाषा खुद से बनाना सीखिए। परिभाषा इसकी क्या बनेगी, तो कहेंगे पौधे या हरे पादप, हरे पादप, इसका नाम क्या हो जाएगा, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा सूर्य के प्रकाश व जल, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सॉरी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या करते हैं, उपस्थिति में ग्लूकोज, ग्लूकोज, जल व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को तो हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी लिया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना दिया, ये क्या बना, ये बना बेटा ग्लूकोज, ये क्या बना, ग्लूकोज बना, ये क्या बना, जल बना, ये क्या बना, ऑक्सीजन बना। और इसी ऑक्सीजन, देखिए ये एरो इस बात का पहचान है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, वो मुक्त हो रही है, यानी ऑक्सीजन ऊपर जा रही है, ये मुक्त हो रही है। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर देता हूं तो ये होता है C6 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 6H2O। ये बैलेंस करना केमिस्ट्री के टीचर आपको सिखाएंगे। 6O2 बैलेंस क्यों करते हैं अभिक्रिया को। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन, जो ये जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, जल में केवल जल नहीं होता है बल्कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें बेटा मिनरल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मिनरल्स का मतलब खनिज, इसमें खनिज भी इन्वॉल्व होते हैं। जमीन के नीचे से वो जो मिनरल्स अगर नहीं मिलेंगे तो कभी भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। और नोट करके एक लाइन इसमें क्या लिख सकते हैं आप, पृथ्वी पर चलने वाली या पृथ्वी की सबसे लंबी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया का मतलब प्रकाश संश्लेषण धरती पे सबसे लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। धरती के हर कोने में आप जानते हैं भाई कि सूर्य पृथ्वी के जिस हिस्से के सामने आता है, यानी पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है, बाकी क्या होती है, रात होती है। ये तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब भाई पूरी पृथ्वी है तो उसका कुछ हिस्सा तो जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा, जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा वहां दिन है, वहां प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। फिर जब हमारे यहाँ रात होती है तो कुछ हिस्सा ऐसा होता है ना जो उसके सामने आता है सूर्य के, तो फिर वहां प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, पृथ्वी पर चलने वाली क्या है, सबसे लंबी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया क्या होता है। फिर से एक बार समझते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का होता है, हमने पिछले वीडियो में इसको आराम से समझा हुआ है। स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी स्वयं को पोषित करने वाला, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। उसमें उसका एग्जाम्पल क्या होता है, पादप और जीवाणु। मैंने जीवाणु को क्यों लिखा, क्योंकि स्वपोषी भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रसायन संश्लेषी। परपोषी किसे कहते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर होता है, पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी या जंतु। उसका एग्जाम्पल जंतु हो जाता है। स्वपोषी में पहली प्रक्रिया क्या होती है, स्वपोषी में पहली प्रक्रिया का नाम स्वपोषी, मतलब स्वपोषी जीव अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप कहेंगे हरे पादप सूर्य के प्रकाश,
है ना। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जो पौधे की जड़ लेके आती है, मिनरल्स यानी जल लेके आती है, उसका उपयोग करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, पानी बना देते हैं, ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। इसी ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं और इसी ऑक्सीजन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राणवायु। धरती पर सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए जिस गैस की आवश्यकता पड़ती है, उस गैस का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण। आगे हम समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होता कहां है, तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होता। तो हम जानते हैं भाई कि पौधे का अगर हरा होना कंपलसरी है, CHL क्लोरोफिल, है ना, पौधे के किस भागों में, तो यहां हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भागों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पत्ती, क्योंकि मुख्य रूप से यही होता है, में होता है। अब हम किसके बारे में समझेंगे, हमने तो पढ़ लिया भाई कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में या हरे भागों में होता है। अब कहेंगे सर हरे भागों में क्यों, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे नागफनी, उनमें तो पत्ती होती नहीं, तो उनमें भोजन कौन बनाता, नागफनी में भोजन कौन बनाता, नागफनी में उसका तना बनाता है, उसका स्टेम बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होते हैं जहां पानी की कमी होती है। अब अगर पत्ती होगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी उनका ज्यादा से ज्यादा बाहर चला जाएगा, इसीलिए उनको पानी की आवश्यकता है ना, उनको पानी बहुत कम मिलता है। अब उनको प्रकाश संश्लेषण करना है तो वो पत्ती बनाते ही नहीं, पत्ती उनके कांटे के रूप में हो जाती है ताकि पानी की हानि कम से कम हो। समझ बात। तो इसीलिए मैंने लिखा कि हरे भागों ब्रैकेट में पत्ती लिखा। ज्यादातर पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, पत्ती में होता है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में करके पत्ती लिखा। वरना कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें तने से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आते हैं समझते हैं किसके बारे में, पत्ती के बारे में। तो पत्ती समझने से पहले पत्ती के फिगर पे ध्यान दीजिए, पत्ती कैसे होती है। आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी है। आपने पत्ती देखा होगा, आज आप समझेंगे पत्ती में कौन सा भाग क्या कहलाता है और कौन सा भाग क्या काम करता है। तो आराम से देखिए, ये कुछ आपके सामने पत्ती है, पत्ती के भागों को समझते हैं, ठीक है। देखिए पत्ती का यह वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं। पर्णाधार का मतलब, अगर आपने किसी पत्ती को देखा होगा, जब आपने पत्ती को तोड़ा होगा तो उसका पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, पर्णाधार। पर्णाधार क्या काम करता है, तो ये क्या काम करता है, तो भैया ये वह स्थल जहां पत्ती क्या करती है, तने से जुड़ती है, वह स्थान जहां पत्ती किससे जुड़ती है, तने से जुड़ती है। आप जहां से पत्ती को तोड़ के लाते हैं तने से, वही हिस्सा क्या कहलाता है, पर्णाधार। संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या आने वाला है, पर्ण और आधार, यानी कि पत्ती के जुड़ने का आधार। जैसे आप घर बनाते हैं तो आप कहते हैं ना नींव भरी जा रही है, उसको आप आधार कह सकते हैं। उसी तरीके से पत्ती का वह हिस्सा जो पत्ती को तने से, यानी कि जहां पत्ती जुड़ती है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, अभी मान लीजिए ये पेड़ है, तो जिस हिस्से से ये जुड़ा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, पर्णाधार कहलाता है। अगला हिस्सा समझते हैं, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। ये क्या काम करता है बेटा, आपने देखा होगा, इसके बारे में 2-3 टॉपिक है। यह क्या होता है, लचीला होता है। अब कहेंगे सर लचीला होता है, और दूसरा क्या होता है भाई, यह पत्ती को क्या करता है, तने से जोड़ता है। अब आप कहेंगे सर यहां भी तो वही वाली लाइन, बेटा वही वह स्थल है जहां पे वो जुड़ती है। पर्णाधार वह स्थल है जहां पे पत्ती जुड़ती है, और पर्णवृंत वह है जो जोड़ता है, यानी कि पत्ती और पर्णाधार, पत्ती और ध्यान से देखो, पत्ती और पर्णाधार के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले भाग को अभी मैं बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं पर्णवृंत। ये क्या काम करता है, या पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है,
और दूसरा ये लचीला होता है। आपने कभी भी किसी पत्ती को लिया होगा, किसी भी पेड़ की पत्ती को, अगर आप ऐसे इसको हिला दीजिए तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो घूम रहा है जो हिस्सा उसका लचीला वाला हिस्सा है वही इसका क्या है, पर्णवृंत है। ये बहुत लचीला होता है। अब बात आएगी सर लचीला होता क्यों है? अगर लचीला नहीं होगा तो आंधी आएगी, हवा आएगी तो पत्ती टूट के क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और जिस पौधे की पत्ती गिर गई वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, तो पौधे की वृद्धि और विकास दोनों क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पालाधार समझ में आ गया, वह स्थल जहां पत्ती तने से जुड़ती है, यानी कि वह हिस्सा जहां पत्ती जुड़ती है, जो गांठ मोटा वाला, पत्ती का पीछे वाला जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो पर्णाधार कहलाता है। और उसके बाद पर्णाधार से निकला हुआ पतला वाला भाग जो बहुत लचीला होता है, जो पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है, वो पर्णवृंत कहलाता है। अब आगे चलेंगे। आपने पत्ती के बीचों बीच ऐसे एक पतली सी लाइन जाते हुए देखा होगा, ऐसी, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं भाई मेरे मध्य सिरा। इसको क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। कहेंगे सर मध्य सिरा क्या काम करती? तो बेटा मध्य सिरा, अब देखो पौधा जो जमीन के नीचे से लेकर आएगा मिनरल, यानी कि यहां से जो खनिज आएंगे, जमीन के नीचे से जो खनिज आएंगे उसे कहां पहुंचाना है? पत्ती तक। तो ये तो पर्णाधार ने जोड़ दिया, पर्णवृंत ने पत्ती को जोड़ दिया। अब आगे कैसे जाएगा? तो आगे मध्य सिरा खनिज और किसको? जल को, खनिज और जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मध्य सिरा करती है। पत्ती के पूरे भाग तक तो नहीं, पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये बीच वाली जो लाइन है बेटा, ये क्या कहलाती है? ये मध्य सिरा कहलाती है। लेकिन अब यहां तक पहुंचा दिया। अब आपने देखा होगा एक नहर होती है, बड़ी नहर, उस नहर से छोटी छोटी नहरें निकल के जाती हैं, ताकि और जो बचा कुचा हिस्सा है, जैसे किसी एक विशेष स्थान से नहर जा रही होगी, उसके बगल वाला जो इलाका होगा वहां नहर का पानी नहीं ना जा सकता, तो वहां से छोटी छोटी नहरें बना दी जाती हैं। उसी तरीके से पत्ती में आपने और छोटी छोटी ऐसे संरचनाएं देखी होंगी। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? इन संरचनाओं को हम बोलते हैं बेटा क्या? इनको बोलते हैं छोटी सिरा। इनको क्या बोलते हैं? छोटी सिरा। क्यों छोटी सिरा क्या काम करती भैया? तो ये देखो हर हिस्से में, ये हर हिस्से में, पौधे के हर हिस्से में, यानी सारी पत्ती के हर हिस्से में, यानी कि पत्ती के सभी भागों तक खनिज व भोजन पहुंचाती हैं। खनिज व भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। भाई अभी तो प्रकाश संश्लेषण होकर खाना बनेगा, तो खाना भी तो पत्ती के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होगा। वो कौन पहुंचाएगा? छोटी सिरा। और ये वाला हिस्सा, पत्ती का ये जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं एपिक्स। इसको कैसे पहचानोगे भाई? जहां पे ओस लगती है, ओस, सवेरे आप देखते होंगे कि जो पत्ती होती है उसके जिस हिस्से पे ओस लगी होती है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। अब बच गया ये पूरा वाला भाग, ये पूरा चपटा वाला जो भाग होता है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख दूं। ये जो चपटा वाला, पत्ती का पूरा जो चपटा वाला इलाका होता है पूरा, इस वाले पूरे चपटे वाले भागों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा पर्णफलक। क्या बोलते? पर्णफलक। और पर्णफलक क्या करता है? पर्णफलक ही रंध्र को धारण करता है। किसको? पर्णफलक पर ही रंध्र पाया जाता है। अब एक सवाल अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो रंध्र होता है वो कहां पाया जाता है? रंध्र पत्ती के किस हिस्से में पाया जाता है? तो ऊपर तो पाया जाता है कम, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कभी कोई पूछे रंध्र कहां पाए जाते हैं, स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो पत्ती की निचली सतह पर। रंध्र सबसे ज्यादा कहां होते हैं? निचली सतह पर। सबसे ज्यादा रंध्र कहां होते हैं? निचली सतह पर। क्यों होते हैं? ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पौधा का बाहर ना निकले, इसीलिए जो रंध्र होते हैं वो नीचे होते हैं। अरे भाई अगर मान लो यहां रंध्र है, ये सूर्य के संपर्क में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा, तो पौधे को हानि होगी ना जल की, तो पानी को रोकना, इसलिए वो नीचे रहेगा। तो आप वो देखे होंगे नारियल का पेड़ या ताड़ का पेड़, देखो उनकी पत्तियां ऐसे कटी कटी होती है, ऐसे थोड़ी सी घुमावदार करके होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि जो रंध्र होता है यहाँ होता है। अगर ऐसे पत्ती रहती, अगर मान लो ताड़ का पेड़ ऐसा रहता, अब ताड़ या नारियल या खजूर ऐसी जगह पे होते हैं जहां पानी की कमी होती है। अब अगर उसकी पत्ती ऐसे होती तो यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता तो पानी भाप बन के उड़ जाता। अब उसकी पत्ती ऐसे ऐसे हो जाती, कट करके ऐसे जुड़ी जुड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रंध्र होता है ऐसे खड़े हो जाता है। अब सूर्य का प्रकाश इस कॉर्नर पे पड़ता है, पत्ती के इस वाले हिस्से पर पड़ता है, वहां तो रंध्र होता ही नहीं है। तो इस वाले हिस्से पे जब पड़ेगा सूर्य का प्रकाश तो वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, इसीलिए उनकी पत्तियां ऐसे कटी कटी डिजाइन की होती हैं। तो ये होता है पर्णफलक। पर्णफलक में क्या होता है? रंध्र पाया जाता है। रंध्र मुख्य रूप से निचली सतह में पाया जाता है। रंध्र क्या काम करता है?
तो प्रकाश को ऑब्जर्व करने का काम करता है और पानी को वाष्पोत्सर्जन करने का काम कौन करता है भाई साहब? रंध्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अब एक और बच गया आपका परफलक, परवृत्त हो गया है ना, मध्य सिरा। अब ये किनारा जो होता है, ये जो किनारा होता है, ये किनारा, इस किनारे को क्या कहते हैं बेटा? इस किनारे को, ये जो किनारा किसी भी पत्ती का, आपने गुलाब में अलग तरीके से देखा होगा, नीम में अलग से देखा होगा, बबूल में अलग देखा होगा, है ना, आम में अलग देखा होगा। किसी को हम बोलते हैं वृतांत। इसको कहीं और लिखूं, यहीं लिखूं, जगह कम पड़ जाती। चलिए मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे लेके जा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं वृतांत या उपांत बोलते हैं, सॉरी उपांत, समझे? ये उपांत होता है। इसके आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है। एक पत्ती होती है सरल और एक पत्ती होती है संयुक्त। ये आपको अगली कक्षा में जब आप 11 में जाएंगे तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। सरल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसका किनारा बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं होता है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, उसकी पत्ती को क्या बोलेंगे? सरल पत्ती। और इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आम, है ना, जिसका किनारा बिल्कुल कटा नहीं होता है, वो किसमें आता है? सरल पत्ती में। और संयुक्त का मतलब आपने देखा होगा, कुछ पत्तियां आप ऐसे ऐसे बनाते हैं जिसके किनारे कटे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम संयुक्त पत्ती बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं, जो आपने देखा है नीम। समझा की बात है? तो आज हमने क्या समझा? हमने पोषण के प्रकार समझे, हमने प्रकाश संश्लेषण समझा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उस प्रक्रिया में उसका फार्मूला क्या होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बनाना हमने सीखा, और हमने समझा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है और अगर होता कहाँ है पत्ती में, तो हमने पत्ती की क्या समझा? संरचना समझा। इसको नोट डाउन करें। तब तक के लिए बाय बाय।